प्राइवेट। का तुम लोगों को पता है इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले जो हर चीज पर विश्वास करते हैं और दूसरे सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हो। अब जैसे ब्लैक मैजिक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है तो इसलिए वो उन पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो सुनकर तुम्हें पक्का ब्लैक मैजिक पर विश्वास होने लग जाएगा, क्योंकि इस कहानी में एक नहीं बल्कि कितने लोगों की जान गई है, क्या आप खुद कहानी सुनकर ही पता लगाइए। कहानी है ओडिशा के एक छोटे से गांव की। अब जिस बंदे ने मुझे ये कहानी शेयर किया है ईमेल पे, उसने मुझे कहा है कि मैं उसका और उसके गांव का नाम ना लूं, तो इसीलिए मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये कहानी एक ओडिशा के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर रामलाल अपनी वाइफ, अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ रहता था, और उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था जिसका नाम था रॉकी। रामलाल की बेटी का नाम था ऐश्वर्या और बेटे का नाम था कुणाल। अब रामलाल की फैमिली ना काफी ज्यादा अमीर थी, क्योंकि उनके बाप दादा उन्हें पहले ही काफी सारा पैसा कमा के रख दिया था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कई सारी जमीनें थी। तुम लोग यूं समझ के चलो कि उसके गांव में और उसके अड़ोस पड़ोस के गांव में सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई था तो वह रामलाल की फैमिली ही थी। अब रामलाल की जो बेटी थी ऐश्वर्या, उसकी शादी तो पहले से ही हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति से कुछ खास जम नहीं रही थी, इसलिए वो अपने पति को डिवोर्स दे देती है। और डिवोर्स देने के बाद वो रामलाल के घर पे रहने के लिए चली आती है। अब रामलाल का जो बेटा था कुणाल, उसकी शादी भी करवानी थी, लेकिन उसकी शादी हो ही नहीं रही थी। अब ऐसा नहीं कि वो दिखने में अच्छा नहीं था या फिर उसकी कुछ बुरी आदतें थी। खैर, अगर दिखने में बुरा होता भी तो भी उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास अंधा पैसा जो है। लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कुणाल के लिए काफी सारे रिश्ते भी आए थे, लेकिन एंड मौके पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती थी, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता था। जैसे कि कभी कुंडली मैच ना होना, फिर शादी से पहले ही झगड़ा हो जाना। बस इसी वजह से रामलाल के बेटे की शादी होते होते रह जाती थी हर बार। और फाइनली जब 3-4 रिश्ते ढूंढने के बाद उसमें से एक लड़की रामलाल को पसंद आ जाती है, और उस लड़की के साथ रामलाल की शादी भी हो जाती है, क्योंकि इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। इस बार कुंडली भी मैच हो गई थी और ना ही कोई झगड़ा हुआ था। जब कुणाल की वाइफ पहली बार उनके घर में आती है तो सब काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि सभी लोग उसे काफी ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते, हमेशा उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते। लेकिन जिस महीने कुणाल की शादी हुई, उसी महीने में कुणाल के पापा की डेथ हो जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी ये बात नहीं पता चली कि उनके पापा की डेथ किस वजह से हुई है। पोस्टमार्टम में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। अब जिस महीने शादी हुई है उसी महीने अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो सबको तो यही लगेगा कि जो लड़की इनके घर में लक्ष्मी बन के आई है वो एक डायन का अवतार है, जिसके इस घर में आने से ये सब कुछ हो रहा है। तो अब अड़ोस पड़ोस के लोग और इनके रिलेटिव्स को ऐसा ही लगने लगा कि ये सब इसी औरत ने किया है। यहाँ तक कि कुणाल की मम्मी भी उसकी वाइफ पर ब्लेम डालने लगी कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से कुणाल के पापा मर गए। फिर कुणाल की वाइफ जब कुणाल को बताती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो कुणाल काफी ज्यादा समझदार था, इसीलिए उसे इन सारी बातों पे विश्वास नहीं था, तो वो उसकी वाइफ पर बिलीव कर लेता है। लेकिन दिक्कत की बात तो तब होती है जब उसी महीने में कुणाल की माँ की भी डेथ हो जाती है। अब एक ही महीने में, जिस महीने शादी हुई है उसी महीने में दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाना ये कोई आम बात तो नहीं। कहीं ना कहीं कुणाल को भी ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी वाइफ सच में डायन तो नहीं, कहीं ये उसी का किया धरा तो नहीं। और इस बार भी सेम वैसी ही कंडीशन थी कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला कि उसकी माँ की डेथ कैसी हुई। अब तो उनके रिलेटिव्स भी यही बोलने लगे कि ये सच में डायन है, 1 महीने में 2 लोगों को खा गई है, इसके तो पैर ही गंदे, घर में आते ही पहले महीने में ही दोनों को खा गई। तो बेसिकली बहुत बुरा भला कह रहे थे उसे सारे लोग। खैर, भला तो नहीं, बस बुरा ही कह रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद ना कुणाल की वाइफ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो हर्ट हो जाती है, इसलिए वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। जब कुणाल उस रूम में जाकर उसे पूछता है कि ये सब हो कैसे रहा है, क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, तो वो कहती है कि मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। और तब कुणाल उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। अब देखते देखते इनकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई बच्चा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि कुणाल के दोस्त भी उससे कह रहे थे, अबे दम नहीं है क्या तेरे में, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता। फिर जैसे तैसे करके डॉक्टर की मदद से IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विशाल की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार फाइनली हमें बच्चा होगा। उन दोनों ने तो नाम भी सोच के रखे थे, अगर लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। लेकिन जैसे ही 5वां महीना बीत जाता है और 6ठा महीना शुरू होता है, 6ठे महीने में ही उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है, माँ के पेट के अंदर ही। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस दिन बच्चे की डेथ हुई उससे 2 दिन पहले ही कुणाल डॉक्टर के पास गया था रिपोर्ट्स लेके, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर आखिरकार बच्चे की डेथ हुई कैसे। अब इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इतनी उम्मीद लगाई थी उन लोगों ने कि बच्चा होगा, सब सारी खुशियां आएंगी घर में। फिर कुणाल डिसाइड करता है कि हम एक और बच्चा पैदा करेंगे। फिर क्या, कुणाल लग जाता है अपने काम पे
अब इस बार भी उनके मन में यही डर लगा रहता था कि कहीं इस बार भी छठे महीने में कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जैसा पिछली बार हुआ था। इसलिए वो इस बार बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। देखते-देखते छठा महीना आ जाता है, लेकिन छठा महीना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुज़र जाता है, उस वक़्त कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही 7वां महीना शुरू होता है ना, 7वें महीने के पहले वीक में ही उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। अब ये उनका दूसरा बच्चा था जिसकी डेथ हो गई है। कुणाल का और उसकी वाइफ़ का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। अब कुणाल डिसाइड करता है कि अब हम जाएँगे तांत्रिक के पास, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा था उसे। तो वो अपनी वाइफ को लेके तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, जो कि पड़ोस वाले गांव में थे, क्योंकि उनके गांव में कोई तांत्रिक अवेलेबल नहीं था। फिर कुणाल और उसकी वाइफ उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा कहा जाते थे कि उन बाबा के पास दिव्य शक्ति थी कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकी बजाते ही बता देते थे। कुणाल और उसकी वाइफ उन बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी घटनाएं शुरुआत से बताते हैं कि सबसे पहले उसके पापा की डेथ हुई, फिर मम्मी की डेथ हुई और फिर दोनों बच्चों की। तो ये सब सुनने के बाद वो तांत्रिक बाबा कुणाल की वाइफ को हाथ में एक धागा बांधने के लिए देते हैं, एक पवित्र धागा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये धागा अपने हाथ से कभी मत निकालना। तो तुम एक और बच्चा पैदा करो, इस बार वो सुरक्षित होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहने के बाद कुणाल के मन में ख्याल आता है कि मैं एक और बच्चा पैदा करूंगा। फिर कुणाल फिर से अपने काम पे लग जाता है। कुछ महीनों बाद जब कुणाल की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इस बार वो सब बस प्रे कर रहे थे कि जैसे तैसे करके 9 महीने बीत जाए और कोई भी गड़बड़ ना हो। और इस वक्त उनके मन में एक पॉजिटिव आशा की किरण थी। तांत्रिक बाबा ने जो धागा दिया है वो अगर कुछ भी गलत नहीं होगा। और जब फाइनली उनका बेटा हो जाता है तो वो इसी खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांट देते हैं। फिर जब कुणाल की वाइफ की डिलीवरी हो जाती है और उसे छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से, तो वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को घर लेके आता है। घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल था कि पहली बार एक बच्चा हमारे घर में आया है। लेकिन उस रात कुछ अजीब चीजें होती है कि वाइफ और अपने बच्चे के साथ सो रहा होता है, तब उसे अजीब और गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो ये आवाज़ें आ कैसी रही है देखने के लिए जब वो बाहर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने कुत्ते को भी यानी रॉकी को भी साथ में लेके जाता है कि कहीं अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये कुत्ता तो बचाएगा मेरे को। अकेले जाने से तो यही बेहतर है कि मैं अपने रॉकी को साथ में लेके जाऊँ। जैसे ही कुणाल अपने घर के बाहर पहुंचता है तो उसे एक आदमी दूर खड़ा नजर दिखाई देता है, जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। कुणाल अपने कुत्ते को लेकर उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। कुणाल बहुत जोर से चिल्लाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देखता है भागने के लिए, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है तो क्या, वो भैंसचोद रॉकी 10 किलोमीटर दूर भाग चुका है उल्टी गांड दिखा के। गया। कुणाल ये सोच के रॉकी को लाया था कि ये इसकी रक्षा करेगा, लेकिन ये क्या है, ये तो खुद ही भाग गया। तो जब कुणाल उस आदमी की तरफ वापस से देखता है तो आदमी वहां से गायब हो चुका था। वो वहां से तुरंत भागकर अपने घर के अंदर आ जाता है। उस रात तो कुणाल सो भी नहीं पाया, तो ऑब्वियसली कैसे ही सोओगे तुम, अगर इतनी डरावनी चीज तुम अपनी आंखों से देखोगे, वो भी इतनी पास, तो नींद तो भूल ही जाओ भाई। फिर अगले दिन जब रॉकी वापस से घर आता है, कुणाल रॉकी को बहुत ज्यादा डांटता है, ये बोल के कि अबे साले तू मेरे को छोड़ के क्यों भागा, मैं तेरे को ये सोच के लेके गया कि तू मेरी रक्षा करेगा, लेकिन साला तू तो मेरे से भी ज्यादा फट्टू निकला। ओ सॉरी सॉरी मालिक, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे अगली बार होने के लिए मैं जिंदा भी तो बचना चाहिए ना। जब अगले दिन ये सारी बातें जो इसके साथ पिछली रात हुई थी, ये कुणाल ने अपनी वाइफ को और अपनी बहन को बताई, तो वो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक थे। और आज की रात भी वैसे ही कुछ चीजें होने वाली थी इनके साथ जो पिछली रात हुई थी। तो जैसे ही रात हो जाती है, उनके घर के बाहर एक पेड़ था बड़ा सा। उस पेड़ के ऊपर कुणाल को कुछ अजीब सी परछाई नजर आती है। कुणाल वो परछाई देखता है ना, वो तुरंत अपनी बहन को और अपनी वाइफ को बताता है। और जब वो दोनों बाहर आकर उसे देखते हैं, तो उन्हें भी वो चीज दिखाई दे रही थी। मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि एक को चीज दिखी तो अंदर जाकर वो जब वो दूसरों को बुलाता है तो बाकियों को वो चीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो तब तक भाग चुकी होती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। भूत जो पेड़ पर बैठा है वो बहुत ही अकड़ू है, सबको दिखाई दे रहा है लेकिन भागेगा नहीं। फिर भी वो रॉकी अलग से पेड़ की तरफ देके भौंक रहा है। ये लोग तुरंत अपने घर के अंदर चले जाते हैं और रॉकी को भी साथ में लेके जाते हैं। अब अगले दिन जब कुणाल अपने टेरेस पे जाता है तो वहां पर रॉकी की डेड बॉडी मिलती है। रॉकी की डेथ किस वजह से हुई थी ये तो पता नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी खरोच के निशान भी नहीं थे। सुबह जब कुणाल अपने बेड से उठता है तो उसे अपने शरीर पे कुछ अजीब मार्क्स नजर आते हैं, जैसे किसी ने ब्लेड से कुछ मार्क्स किए उसकी बॉडी पे। अब ये मार्क्स ना उसे काफी ज्यादा अजीब लगते हैं, इसलिए वो उसी तांत्रिक बाबा के पास जाता है जिनके पास वो पहले गया था। फिर वो तांत्रिक बाबा सिर्फ कहते हैं काला जादू, किसी ने तेरे पे काला जादू किया है और उसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। कुणाल उन तांत्रिक बाबा को ये कहता है कि कोई तो उपाय होगा ये सब रोकने का, कि आखिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं इसे रोकने का मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे साथ जो कोई कर रहा है
मैं उस पर ही ये सब कुछ डाल सकता हूँ। यानी तुम्हारे साथ जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें उसके साथ होना शुरू हो जाएगी। तो वो बाबा विशाल को अपने हाथ में बांधने के लिए एक धागा देते हैं और उससे भी यही कहते हैं कि ये धागा अपने हाथ से कभी भी मत निकालना, एटलीस्ट तब तक जब तक पता ना चले कि ये ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है। फिर ये सब होने के बाद कुणाल अपने घर वापस चला जाता है। अब अगली सुबह जब कुणाल उठकर देखता है उसकी बॉडी पर वैसे कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर जाता है और उसे उसकी बहन नजर आती है तो देखता है कि जो चीजें उसके साथ हो रही थी वो सारी चीजें उसकी बहन के साथ हो रही है। अब कुणाल अपनी बहन से कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, और हॉस्पिटल के बहाने वो अपनी बहन को उस तांत्रिक बाबा के पास लेके जाता है। और ये सब देखने के बाद विशाल बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आखिर ये ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है, और ये किसी और ने नहीं उसी की बहन ने किया था। जब वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक बाबा उसकी बहन को जकड़ लेते हैं और उसे सारा सच बाहर उगलवाते हैं। तब कुणाल की बहन सब कुछ बताती है कि उसने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था। वो चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी उसके अकेले के नाम हो। सबसे पहले जब कुणाल की शादी हुई तो कुणाल की बहन ने अपने बाप को मरवा दिया और फिर अपनी माँ को और फिर दोनों बच्चों को जब वो पेट में थे। और वो बेचारा रॉकी कुणाल की बहन की वजह से ही मरा था, क्योंकि कुणाल की बहन ने एक टोटका बना के कुणाल के रास्ते में रख दिया था ताकि जैसे ही वो वहां से पास हो तो नेगेटिव एनर्जी उसे पोजेस कर ले। लेकिन आपको याद है मैंने कहा था कि वो कुत्ता डर की वजह से वहां से दुम दबा के भाग गया था, तो वो डर की वजह से नहीं भागा था। उसे पहले ही पता चल गया था कि रास्ते में काले जादू वाली कठपुतली थी, इसलिए वो रॉकी तुरंत वहां पर पहुंचता है और अपने मुंह में वो कठपुतली पकड़ के कहीं दूर जाके फेंक आता है। और इन चीज़ों का ऐसा नियम होता है कि जो भी उस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएगा वो पोजेस हो जाएगा, या फिर यूँ कह लो हिप्नोटाइज हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अपने मालिक को बचाने के लिए रॉकी ने अपनी खुद की जान दे दी। आज के ज़माने में तो इंसान भी ऐसा ना करे जो इस कुत्ते ने कर दिखाया। एक बार के लिए तुम्हें इंसान धोखा दे दे, लेकिन कुत्ते कभी धोखा नहीं देंगे। वो हमेशा तुम्हारी सेफ्टी के लिए रेडी रहेंगे। खैर, फिर कुणाल ने अपनी बहन को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर कुणाल और उसकी वाइफ और उनका बच्चा खुशी खुशी जीने लगे। ओके सो गाइस, यही थी आज की कहानी। अब बताओ, ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी या नहीं? लेकिन अगर तुम्हारे पास भी कोई डॉग है तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिख देना। हाँ गाइस, ये ब्लैक मैजिक वगैरह सारी चीज़ों से सावधान रहना। जय बजरंगबली। एंड हाँ गाइस, अब अगली कहानी पीयूष तुम्हें बताएगा एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट टू। पीयूष के चैनल की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब्सक्राइब हिम टू। फिर मिलेंगे। तुम सिर्फ सरफेस वेब यूज करना, कभी भी डार्क वेब यूज मत करना। अमन तो अमन का दोस्त एक हैकर है और अमन खुद एक हैकर बनना चाहता है। तो अमन उनके दोस्त ने उसको वार्न किया था कि अमन एक बात सुन, तू कभी भी सरफेस वेब तो कितना भी यूज कर ले, लेकिन कभी भी जो डार्क वेब है उसके अंदर तू मत जाना। बट क्यूरियोसिटी कितनी अजीब चीज होती है ना यार। देखो, अमन उसके अंदर गया और वो उसके अंदर ऐसा फंसा जो तुम लोगों के लिए भी एक लाइफ लेसन हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर तुम लोगों को ऐसी कोलैब और चाहिए मेरे और शिवम भाई के तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना, और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे एक लाइक करो। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब अमन सोचता है कि यार इतना बड़ा हैकर मुझे बनना है तो मैं थोड़ा सा रिस्क तो ले लूंगा ही ना। ऐसी थोड़ी भी कोई भी बोलेगा मुझे डार्क वेब पे मत जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। उस रात अमन ने एक ऐसी फाइल डाउनलोड करी जो उसकी जिंदगी का उल्टा काउंटडाउन बन के चल रही थी, और कुछ ही सेकंड बाद अमन डिसअपेयर हो जाता है। तो ये बात है रात के 2:45 की, जब अमन ऐसे ही अपने लैपटॉप में ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है, कुछ कोड्स ट्रैक कर रहा होता है, जावा पाइथन ऐसी कोडिंग कर रहा होता है, एंड सडनली वो एक ऐसे करते करते एक वेबसाइट पे पहुंचता है जिसका नाम होता है पाथवे गैलरी। और उस पूरी की पूरी वेबसाइट में कुछ नहीं होता, बस एक व्हाइट कलर का पेज जिसके ब्लैक बैकग्राउंड होते हैं और उसमें लिखा होता है वेलकम टू द फर्म। तुम इस चीज के लिए चूज किए जा सकते हो अगर तुम ये नीचे दी हुई फाइल को डाउनलोड करते हो। एंड उस फाइल का नाम बहुत अजीब था, do_not_run.exe, बेसिकली डोंट रन लिखा हुआ था उसमें, और नीचे था बस एक डाउनलोड का बटन। और ये देखने के बाद अमन हंस पड़ा और बोलता है, हाँ अरे हैकर हूँ भाई, इन चीजों से थोड़ी डरता हूँ। और वो बिना कुछ सोचे उस चीज पर क्लिक कर देता है और उस फाइल को डाउनलोड कर लेता है। एंड जब उसने वो फाइल डाउनलोड करी और जैसे ही वो फाइल खोली तो उसका पूरा जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो ब्लैक कलर की हो गई थी, एकदम ब्लैंक। और उसके बाद जो उस लैपटॉप में हुआ उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी ऐसा नॉर्मल हैकर या स्टूडेंट जो हैकिंग की पढ़ाई कर रहा था वो समझ ही नहीं पा सकता था।
लैपटॉप की स्क्रीन अचानक से स्टैटिक होने लगी, यानी कि कुछ ऐसी, और अचानक से एक लाइव वीडियो, एक लाइव फीड उसकी उसमें ऑन हो गई, जिसमें था एक आदमी और वो कुर्सी पे बैठा हुआ था एंड उसकी जो बॉडी है वो नहीं दिख रही थी। मतलब मान लो ब्लैक बैकग्राउंड है, उसने ब्लैक ही कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से सिर्फ उसका फेस दिख रहा था और फेस पे भी एक मास्क था और उसकी पूरी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे कि वो डिसअपेयर हो गई हो या फिर वो हो ही ना। एंड उसके जस्ट दूसरे साइड में एक टाइमर चल रहा था 5 मिनट का, और अमन को ये बात नहीं पता थी कि ये जो टाइमर चल रहा है ये रियलिटी में उसकी लाइफ का टाइमर चल रहा है। उसके बाद एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड वॉइस आती है, उसमें होता है, और ये सुनते ही अमन 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। बोलता है ये क्या है, क्या ये कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। बेसिकली तुमने ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो प्रैंक के लिए बनी होती है, तुम उसको अगर खोलोगे तो उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं एंड ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है प्रैंक के लिए। एंड फिर एक और मैसेज आया, डोंट मूव, हम तुम्हें देख रहे हैं। एंड तभी सडनली अमन का जो लैपटॉप है उसका वेबकैम अचानक से ऑन हो जाता है और एक और फीड पॉपअप होके आती है और उस फीड में खुद अमन वहां बैठा होता है। मतलब अब अमन का जो रूम है उसका कैमरा भी हैक कर लिया था। अमन सामने अपने आप को खुद ही बैठा हुआ देख रहा था, जैसे उसका ही कोई हमशक्ल उसके सामने बैठा हो। और उसके बाद फोन पे आती है एक नोटिफिकेशन। अमन ने फोन उठाया और उसका पूरा गला सूख गया उचित देखने के बाद। अमन के फोन में आई होती है एक फोटो उसी की बट पीछे की साइड से, जैसे कोई जस्ट लिटरली यहाँ बैठ के उसकी फोटो ले रहा हो। अमन अब बिल्कुल पैनिक में आ चुका था। उसने लैपटॉप का प्लग निकाल दिया और वाईफाई बंद कर दिए, कैमरे बंद कर दिए, बट वो तो लैपटॉप था ना, उसका प्लग निकालने से कुछ नहीं होगा। वो लैपटॉप अभी भी ऑन था। उसका जो टाइमर था वो अब 10 सेकंड पे आ चुका था और उसका दिल उस टाइमर के साथ और तेज 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 धड़के जा रहा था। अब टाइमर आता है 5 पे। 5 पे आते ही एक डिस्टॉर्टेड सा चेहरा उस स्क्रीन के सामने आता है। 4, वो चेहरा धीरे 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 अमन की तरफ आने लगा। 3, अब उसका फोन एक फ्लैशिंग नोटिफिकेशन से ऑन हो गया। 2, एक मैसेज आया, नाउ वी आर टुगेदर, और 1, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। और तभी दरवाजे पे एक हल्की सी नॉकिंग की साउंड सुनाई दी। वो था अमन का ही बेस्ट फ्रेंड राहुल। वो गेट के बाहर खड़ा था एंड वो कंटिन्यूसली नॉक कर रहा था, बट अंदर से कोई गेट खोल ही नहीं रहा था, बल्कि अमन घर के अंदर था, तब तक तो था एटलीस्ट। और जब वो बाहर से उसको नॉक करता है, कोई नहीं खोलता। वो उस कमरे की दूसरी चाबी निकालता है, खोलने की कोशिश करता है, रूम नहीं खुलता। एंड यही सबसे ज्यादा इस स्टोरी की शॉकिंग बात है कि चलो अमन ने नहीं खोला, बट उसकी जो चाबी है वो भी काम नहीं कर रही थी रूम की। और जब बहुत देर बाद कोशिश करने के बाद राहुल ने कैसे तैसे करके वो दरवाजा तोड़ा, और जब वो अंदर गया तो उसके सामने इतना भयानक मंजर दिखा था कि वो वहीं पे खड़ा रहा 5 सेकंड तक। वो उसकी पूरी बॉडी कांप चुकी थी वो चीज देख करके। वहां पर अमन का पूरा लैपटॉप खुला पड़ा था। लैपटॉप पे एक अजीब सी स्टैटिक स्क्रीन आ रखी थी। अमन एक चेयर पे बैठा हुआ था और उसकी आंखें पूरी खुली की खुली भी ऐसी नहीं, बिल्कुल फटी आंखें, और वो स्क्रीन पे एकदम गौर से फटी आंखों से अपनी देख रहा था। उसकी ही स्क्रीन पे लैपटॉप की सामने एक अमन जैसा ही, बिल्कुल अमन जैसा ही बंदा बैठा हुआ था और वो भी उसे देख रहा था। और जब राहुल जाकर के उसको देखता है अमन को, और अमन को हल्का सा हिलाता है, तो अमन अपने होश में ही नहीं था। होश में क्या, वो तो बल्कि जिंदा ही नहीं था। और जो सामने बैठा बंदा जो बिल्कुल अमन जैसे लग रहा था, वो बोलता है अमन इज नो मोर, एंड अब अगली बारी तुम्हारी है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी आज की पूरी स्टोरी। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई, मेरी और शिवम भाई दोनों की, तो तुम हमें कमेंट में जरूर बताना। हम ऐसी कोलैब करेंगे और अगली वीडियो या फिर उससे अगली वीडियो हमारी एक और कोलैबोरेशन की आएगी। तुम लोगों को अगर ये पसंद आए तुम कमेंट में जरूर बताओ। और हम दोनों के चैनल, मेरे और शिवम भाई दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब आएंगे ऐसी और नई वीडियो के साथ।